Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about Chapter 1 French Revolution Class 9 Part 2. जैसे कि आप जानते हो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने वैसे 2 वीडियोस दे दिए हैं। एक में मैंने ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस दिए थे, कुछ नोट्स दिए थे जैसे नोट 1 नोट 2 तक, और दूसरे वाले वीडियो में मैंने उस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया था क्योंकि आपके कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि पहले मैं चैप्टर पढ़ा दूँ देन मैं क्वेश्चन आंसर दूँ। लेकिन चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि आप क्लास ग्रुप में उसके नोट्स बनाकर खुद मुझे सेंड करो, बट मुझे अच्छा रिस्पांस उसका नहीं मिला, इसलिए मैं फिर से चैप्टर भी पढ़ाऊंगी, साथ में उसके कुछ नोट्स भी दूंगी। क्योंकि चैप्टर पढ़ाने के बाद अगर मैं उसे छोड़ देती हूँ तो आप भी भूल जाते हो और आपको पता नहीं समझ पाते हो या नहीं, तो इसलिए मैं फिर से वही शुरू कर रही हूँ। और इसमें जो प्रीवियस इससे पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था उससे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट रह गए थे। अगर आप चाहो तो पेज नंबर मैं यहाँ बता रही हूँ, आप चेक भी कर सकते हो, वहीं से मैं दे रही हूँ। यहाँ पर आप देख लो पेज नंबर 4 मैंने डाला है, पेज नंबर 4 से मैंने यहाँ लिया है। वैसे मैंने इसे नोट 3 बताया है और मैं आपको बता दूँ यहाँ जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ नोट 3 में मैं ऑलमोस्ट 4 जो है टॉपिक पे बात कर रही हूँ या फिर 4 इम्पॉर्टेंट ऐसे चीज़ हैं जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है और 1 मार्क्स में देखे गए हैं। सो आप देख लेना, इसे मैंने नोट 3 का नाम दिया, दैट मीन नोट 2 तक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दे दिए। मैं उन वीडियोस के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं दे रही हूँ लीवर। लीवर था क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान? तो क्या था, तो ये एक करेंसी थी जो कि 1794 तक थी। उस वक्त इसे बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख लो द लीवर ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है फ्रेंच में से, जिसे आजकल हम उसे पाउंड के नाम से जान रहे हैं। दैट मीन अब ये करेंसी वहाँ नहीं है, बट जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये करेंसी ही चलती थी। दैट मीन आपके बुक में जो आपने स्टोरी पढ़नी शुरू की है 1789 से, तो वहाँ पर आप देखो द लीवर ये है क्या, तो द लीवर वॉज द करेंसी ऑफ किंगडम ऑफ फ्रांस, इट वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1794। ये जो है 1794 में डिसकंटिन्यू हो गई। हालांकि 1794 या दैट मीन 1793 से 1794 में एक बहुत ही स्पेशल घटना घटी थी, दैट मीन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उस घटना को कहते हैं रेन ऑफ टेरर। क्यों कहते हैं उस पर आगे बात करेंगे, अभी तो इस टॉपिक में नहीं करते। नेक्स्ट है उसी पेज नंबर 4 में ही ये सारी टॉपिक्स हैं जहाँ से मैंने लिया है। ये है थीसे, TITHE या थीस। ये है क्या, तो ये एक किस्म का टैक्स है। तो आप देखो यहाँ पर, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ फिर देख लेना। इट इज़ अ टैक्स, ब्रैकेट में मैंने 1/10 डाला है, और ये एक टैक्स है जो कि 1/10 पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, और वो पेड करना पड़ता है। नॉर्मली क्यों हम पेड करते, सॉरी नॉट हम, ये फ्रांसीसी जो पीपल थे वो क्यों पे करते थे, तो वो किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को देते थे और उनके लिए एक तरह से कंपलसरी टैक्स होता था जो कि गवर्नमेंट को देते थे, और ये जो है गवर्नमेंट ही एक तरह से चार्ज करती थी उन पर। तो ऐसे में समझाऊं तो ये एक किस्म का जिसको आप बोल रहे थे इसे एक किस्म का टैक्स था जो 1/3 देना पड़ता था कंट्रीब्यूशन फ्रांसीसी पीपल को। और कौन से लोग देते थे, तो थर्ड स्टेट के थे। जैसे इससे पहले के 2 वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ, एक डायग्राम भी था जिसका रिप्रेजेंटेशन दैट मीन आपकी बुक में ही है, उसे भी मैंने आपको दिखाया था। तो वो टैक्स देते थे, ये एक किस्म का टैक्स था जो एक्चुअली थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था धर्म के कामकाज के लिए। तो इस तरीके से, और ये जो टैक्स था ये कौन लगाता था, तो ये चार्ज कर किया जाता था चर्च के द्वारा, लिवाइड बाय द चर्च। दैट मीन चर्च ये टैक्स वहाँ के लोगों पर लगाता था और वहाँ के लोगों को ये टैक्स देना पड़ता था। और जैसे कि आप जानते हो वहाँ के लोगों में टैक्स जो शुरुआती दौर में देने की बात थी वो थर्ड स्टेट के लोग देते थे। दैट मीन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो लोग थे वही लोग टैक्स केवल पे करते थे। नॉर्मली आज की सोसाइटी में ऐसे नहीं होता, जो ज़्यादा अर्न करते हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, लेकिन उन दिनों की बात है कि फ्रांस में जो बाय बर्थ प्रिविलेज थे या फिर जो अमीर थे उनको टैक्स नहीं देना होता था। तो ये एक तरह से समझो थर्ड स्टेट के लोग जो है चर्च को टैक्स देते थे, क्योंकि वहाँ भी जो तो धर्म के कुछ कामकाज होते हैं। नेक्स्ट है चैले या टेल भी इसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे आप ज़रूर ध्यान देना, चैले या फिर टेल भी कहते हैं। ओके,
ये था क्या, तो ये भी एक किस्म का टैक्स था, लेकिन इसे हम कहते हैं डायरेक्ट लैंड टैक्स। अब ध्यान से सुनो, ये कौन देता था, क्या करता था। तो ये जो चाले है, ये एक किस्म का टैक्स था, वॉज अ डायरेक्ट लैंड टैक्स ऑन द फ्रेंच पीसेंट्री एंड नॉन नोबल्स इन एंशिएंट रिजीम, जो कि फ्रांस की जो प्राचीन रिजीम थी, दैट मीन एंशिएंट, यहाँ टी मुझसे छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये मेरी, प्लीज़ यहाँ आप टी ऐड कर लेना। फ्रांस की जो एंशिएंट रिजीम थी, वो जो है वहाँ के किसानों पर लगाती थी, या फिर नन नोबल्स, ये ध्यान रखना, फिर से एक बार मैं दिखा रही हूँ, पीजेंट्री यानी जो खेती करते थे उन पर लगाया जाता था, या फिर जो नन नोबल्स थे। सी नोबल्स किनको बोलते हैं, आपने देखा था एक क्लेरजी का ग्रुप था, एक नोबल्स थे, दैट मीन किंग और उनके साथ के जितने भी लोग थे वो उसके दायरे में आते थे, वो रिच लोग थे, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। तो यहाँ पर मैंने डाला है नन नोबल्स, दैट मीन ये टैक्स भी नन नोबल्स देते थे और क्लेरजी को तो देना ही नहीं था, तो सिंपली ये टैक्स भी थर्ड स्टेट के लोग ही देते थे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये आगे लेकर चलूं, क्लेरजी ये कौन था। आप देख रहे हो ये जो है 1 मार्क्स में ही आपको मिलने वाला है, ये बड़े क्वेश्चन में नहीं आता, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का। ये है क्या, द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज इन द क्रिश्चियन चर्च। ऑब्वियस है वो चर्च में ही होता है, कोई भी रिलीजियस, कोई भी धार्मिक सेरेमनीज जो होती हैं वो चर्च में होती है। तो वहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे आप जानते हो ना कि जो चर्च में जो फादर होते हैं, ये तो आप जानते हो ना, जहाँ पे वो उनके समूह को ही कहते हैं क्लेरजी। ओके, नाउ ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्चुअली मैंने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था उसी से रिलेटेड है, दैट मीन जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है मैं उसका लिंक दूंगी, आप डेफिनेटली उस चैप्टर को देख लेना, उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपको पेज नंबर डाल रही हूँ, ये है पेज नंबर 5 पे जो टॉपिक है उससे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है कि सब्सटेंस क्राइसिस है क्या फ्रांस की। ये वक्त है 1789 का, आई मीन उसके बाद जो है शुरू हो गया था ये सारी चीज़ें। तो यहाँ मैंने 1789 जो डाला है, ये ब्रैकेट में आप डाल लेना, ये सिर्फ मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए डाला है, सो दैट कि आपको पता चले। यही वो वक्त था जब वहाँ पे रूमर उड़ी, जिससे कि उनके किंग के ऊपर जो बात आई थी, एंड इससे आप देखो कि वो क्या था। तो ये एक क्राइसिस का वक्त था, इसके नाम से ही आपको पता चलता है। सब्सटेंस क्राइसिस का मतलब ही है कि ऐसी क्राइसिस जो कि बहुत मिनिमम लेवल की हो, दैट मीन एकदम जैसे आप ऐसे समझो ना, ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों की बात होती है। मकान अगर हटा भी दो तो खाने के लिए तो चाहिए। तो ये वो वक्त था जब वहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। वजह क्या थी, कब हुआ था ये सब्सटेंस क्राइसिस, क्यों हुआ था शुरू। तो आप देखो, इट वॉज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड इन फ्रांस। तो ये वो वक्त था जब एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई थी, जो बेसिक मीन्स जो होते हैं लाइवलीहुड के, जीने के लिए, वो परेशानी में पड़ गई, और उस दौरान जो है ये परेशानी आई ड्यू टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। यहाँ पर मैंने वो डेटा दे दिया, यानी वो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, बट उतनी तेज़ी से आपके जो है फूड का प्रोडक्शन जो है नहीं बढ़ा, वो एक प्रॉब्लम की सिचुएशन थी। तो यहाँ पर मैंने ये डेटा दिया है जो आपके बुक से ही लिया है। 23 मिलियन जो थे, वहाँ की पॉपुलेशन थी 1715 में ओनली, लेकिन वो 23 से बढ़कर 28 मिलियन हो गई कब, 1789 में। तो वो एक क्राइसिस का वक्त आ गया। दैट मीन आप ऐसे समझो कि लोग ज़्यादा हैं बट उनके खाने पीने की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, जिससे उसकी कीमत अचानक से बढ़ गई। और आपको मैंने पढ़ाया है इससे पहले वाली जो वीडियोस दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कि फ्रांस की कंडीशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध में बहुत से जो है अपने पूरे जो उनके ट्रेजर थे उनको उन्होंने खाली कर लिया था 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प करके। तो वो अगर आपको जानना हो तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है आपके
नेक्स्ट पेज से है, जो पेज नंबर 6 से है, और मैं चाहती हूँ कि मैं पहले आपको वो चैप्टर आपके बुक का पढ़ा दूँ, तब मैं यहाँ फिर एक्सप्लेन करूँगी। आप ये देख रहे हो, ये मैंने आपके बुक के PDF से ही लिया है और आप इसे देखना शुरू करो। आप चाहो तो अपने बुक को भी ओपन कर लो। मैं लाइन बाय लाइन तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये है क्या और क्या इस टॉपिक में बताया गया। देन इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये टॉपिक है और इसमें कुछ फिलोसफर के बारे में बात की गई है, वो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखना शुरू करो। आप यहाँ क्या देख रहे हो कि सिंपली ये जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.3 पेज नंबर 6 में आप देख लेना। और ऊपर जो ये डायग्राम ऐसे मैं अभी बता चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ बैड हार्वेस्ट की वजह से फसल बहुत ख़राब हुई थी और प्लस पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहाँ खाने पीने की दिक्कत हो गई थी और लोगों में बहुत गुस्सा आ गया था। अब गुस्सा आया तो क्यों आया और कैसे आया, ये वाली चीज़ आप देखो कि टॉपिक नंबर 1.3 कहता है ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी जो मिडिल क्लास के लोग थे उनका प्रभाव बढ़ रहा था, वो पढ़े लिखे हो रहे थे, दैट मीन उनका पढ़ाई लिखाई का लेवल बढ़ रहा था। वही मिडिल क्लास जो थर्ड स्टेट में आते, तो थर्ड स्टेट में भी एक तरह से आपने देखा था, इससे पहले जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें 3 लेवल्स थे, दैट मीन उसके अंदर भी, थर्ड स्टेट के अंदर भी। तो उसमें जो लोग पढ़ लिख चुके थे वो जो है अब सामने आ रहे थे, उनको अब बहुत कुछ चाहिए था, दैट मीन उन्होंने दुनिया देखी थी और उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए था। तो वो आगे आ रहे थे और पता है वो क्या चाहते थे, एंड टू प्रिविलेजेस। यहाँ पर आप देख लो, एंड टू प्रिविलेजेस वो किसके लिए चाहते थे, यानी उन्हें जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, दैट मीन स्लेव्स एंड नोबल्स को जो बाय बर्थ कुछ फ़ायदे थे, कुछ क्या बहुत सारे फ़ायदे थे, क्योंकि वो अमीर थे और उन्हें अमीर होने का अधिकार था। दैट मीन वो ना तो टैक्स पे करना पड़ता था, ना किसी तरह की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। सारी जिम्मेदारी जो थी वो थर्ड स्टेट के ऊपर, दैट मीन वो मध्यम वर्गीय फैमिली के ऊपर थी और उन्हें कोई अधिकार भी नहीं था, वोटिंग राइट भी उन्हें सही तरीके से नहीं मिले हुए थे। तो ये टॉपिक जो है एक्चुअली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो मिडिल क्लास के लोग थे जो आगे आ रहे थे, उनका क्या यहाँ पर वजूद था या फिर वो कैसे इस पे काम कर रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे हो इस टॉपिक में कि किस तरह के वो लोग थे, तो वो पीजेंट्स थे। मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीजेंट्स का मतलब ही आप यहाँ देख लो कि ये वो पीजेंट्स थे और वर्कर्स जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रिवोल्ट में, और वो किसके अगेंस्ट थे, तो इंक्रीजिंग टैक्स और फूड स्कैरसिटी जो थी बढ़ रही थी। सी पीजेंट्स और वर्कर्स जो थे वो बहुत नाखुश थे क्योंकि टैक्स बढ़ रहा था और फूड स्कैरसिटी, दैट मीन खाने पीने की किल्लत हो रही थी। अभी आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो यही था ना कि भाई अचानक से पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, और ऊपर जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के बारे में बात किया जो आप अपनी बुक में डेफिनेटली चेक करना, वहाँ आप देखना कि ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, एक तो पॉपुलेशन बढ़ गई और फसल भी खराब हो जाए तो खाने पीने की तो किल्लत आ ही गई। और आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा परेशानी ऐसे ही लोगों को होती है, दैट मीन मिडिल क्लास के लोग या उससे भी जो नीचे होते, और उनके समाज में तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को बहुत से फ़ायदे थे, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्रॉब्लम एक्चुअली मिडिल क्लास के लोगों को होती थी। तो वो अब सामने आ रहे थे, वो आवाज़ उठाने लगे। तो अब देखो क्या होता है, तो यहाँ पर जो है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी ज़िंदगी में जितनी भी सुविधाएं थी वो उनको नहीं मिल पा रही थी, और ना ही उनको कोई भी बेनिफिट था, जबकि सारे चीज़ जो है वही दे रहे थे। आप देख लो समाज में जितने भी फ़ायदे की चीज़ थी, दैट मीन वर्क जो करना होता था वो थर्ड स्टेट को करना होता था, टैक्स उनको पे करना होता था। इसीलिए यहाँ पर दिया है चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये लोग एक तरह से आवाज़ उठाने लगे थे कि समाज में जो उनकी जो सामाजिक स्थिति है, दैट मीन फ्रेंच की सोसाइटी की जो सामाजिक स्थिति है और आर्थिक स्थिति है, उसमें बदलाव आना चाहिए। वो चाहते थे कि वो लोग टैक्स पे करते, उन्हें भी सारे अधिकार मिलने चाहिए, और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं वो लोग कोई टैक्स नहीं पे करते हैं, फिर भी उनको सारे अधिकार हैं, सारे बेनिफिट हैं। तो वो अंत करना चाहते थे क्या चीज़ को, एंड टू प्रिविलेजेस, यानी जो उन लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिली हैं उनका वो अंत करना चाहते थे। अंत करना चाहने से थोड़ी हो जाता है कुछ भी। तो उस दौरान फ्रेंच की सोसाइटी में जो इस टॉपिक में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आप ये देख लो कि वो वक्त था 18th सेंचुरी का, और उस दौरान बहुत सी चीज़ें बदल रही थी, और उन बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि जो वो मिडिल क्लास के लोग थे, आपने देखा यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स
तो ये चीज़ आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो भी जो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे, दैट मीन वेस्टर्न पीपल जो थे, दैट मीन फ्रांसीसी और ब्रिटिश जो इंडिया भी आए थे, तो वो कौन लोग आए थे इंडिया दैट मीन शासन करने? वहाँ के अमीर लोग नहीं आए थे, क्योंकि उनके अमीरों को तो वहीं सारे अधिकार थे। वहाँ के वो पीपल जो पुअर पीपल थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो पढ़ लिख चुके थे और अब उन्हें पैसे कमाने थे, तो वो ही बाहर निकले थे। और अगर आप ये मान लो कि वो सारे ही निकल कर इंडिया में आकर उन्होंने कब्जा किया था या फिर इंडिया में उन्होंने ट्रेड शुरू किया था, तो एक्चुअली ये थर्ड स्टेट के ही लोग थे, वहाँ के पुअर पीपल, जिनको उनके यहाँ अधिकार नहीं था। तो अब वो जैसे नॉट ओनली वो इंडिया आए थे, बहुत से वर्ल्ड की बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ वो गए थे, चाहे वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की बात ही कर लो, तो वहाँ भी वो गए थे। तो वही लोग गए थे जो थर्ड स्टेट के लोग थे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी नॉलेज, अपने स्किल का इस्तेमाल किया। नॉलेजेबल तो वो थे ही, तो इस तरीके से अब वो अमीर हो चुके थे। यहाँ पर कुछ वैसी ही बात है, लेकिन अमीर होने से क्या, उनको उनके देश में अमीर बनने का अधिकार ही नहीं था। अमीर तो छोड़ो, उनको कोई राइट ही नहीं थे। तो इस दौरान उनके दिमाग में बहुत सारी बात हो रही थी, वो बहुत सारा ट्रेड कर रहे थे, लाइक दैट। यहाँ फिर से मैं एक अंडरलाइन कर रही हूँ, सिल्क और बाकी टेक्सटाइल्स का वो ट्रेड किया करते थे। उनकी सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वो बहुत सारी चीज़ों का व्यापार करने लगे थे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, सी दिस इज़ योर थर्ड स्टेट के जो लोग थे, उनकी सोसाइटी के, वो बहुत सारे प्रोफेशंस में शामिल थे। वो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, बहुत सारे प्रोफेशन में शामिल हो रहे थे और पैसा अर्न कर रहे थे। तो ये लोग एक्चुअली बहुत एजुकेटेड हो रहे थे। यहाँ पर आप देखो, मैंने अंडरलाइन किया, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड। तो वो थर्ड स्टेट के लोग अब पढ़े लिखे जो हो रहे थे, वो बिल्कुल भी ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि सारी मेहनत तो वो करें और सारे फ़ायदे जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग ले जाएं। तो अब बात आती है, इनके दिमाग में ये बात आई कैसे? इन होती है ना, कुछ चीज़ें अंदर होती है, बट वो सामने कैसे आई? तो जैसे मैंने बताया, इस टॉपिक में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वहाँ के जो लोग थे, उनमें जो सबसे बड़ा योगदान जो था, उनके जो फिलॉसफर का योगदान था। और यहाँ पर आप देख लो, उनके फिलॉसफर की चर्चा है, जो कि मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देने वाली हूँ, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन के फॉर्म में, और वहाँ आपको मैं समझा दूँगी। दिस इज़ जॉन लॉके। ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसमें शो करने में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ कि जॉन लॉके है, उसके बाद रोशियो हैं, और एक मॉन्टेस्क्यू भी हैं। ये 3 फिलोसफर के बारे में इस टॉपिक में बात की गई है। उनके कुछ थॉट्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, जो मैं यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। दैट मीन इस टॉपिक से रिलेटेड जो थॉट्स और आइडियाज़ हैं, उनको मैं इस मीन्स की वीडियो में दे रही हूँ, सो दैट कि क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा तो शायद आप उसे याद करोगे। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दे रही हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है उसी टॉपिक से। दैट मीन जो आपका पेज नंबर 6 और 7 में जो कुछ भी है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ क्वेश्चन क्रिएट कर दिए हैं। और आप ये समझ लो, जैसे मैंने बोला कि मिडिल क्लास के लोग बहुत आगे आ रहे थे, बट वो पढ़े लिखे तो हो रहे थे, उनको आगे लाने में वहाँ के फिलोसफर का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे मैंने उसी को यहाँ क्वेश्चन में क्रिएट कर दिया है। मेंशन द आइडियाज़ ऑफ, ये फिर से मेरी जो है टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर मुझसे कुछ आ गया है, इसे मैं हटा दे रही हूँ, और आप इसे मत राइट डाउन करना प्लीज़। मेंशन द आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर जॉन लॉके एंड जीन जैक रोशियो। ये 2 फिलोसफर के बारे में यहाँ दिया है, और तीसरे फिलोसफर के बारे में मैं यहाँ इस क्वेश्चन में दे रही हूँ। तो आप देख लो, ये है पेज नंबर 6, दैट मीन जो मैं अभी आपको पढ़ा रही थी वहीं से। तो इन दोनों फिलोसफर ने बताना शुरू किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, सोसाइटी जो फ्रेंच की है वो ऐसे नहीं चलने वाली है। सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यानी ऐसी सोसाइटी बनाइए फ्रेंच में भी जो फ्रीडम और इक्वालिटी पर आधारित हो और वो सभी के लिए यूज़फुल हो। तो इस तरीके से उनकी ये सोच थी। तो यहाँ पर आप ऐसे ही कर लेना, जो मैंने आपको वहाँ पे उस चैप्टर में पूरी एक्सप्लेन वहाँ नहीं की,
तो यही चीज़ है आपके एकदम बुक से ही मैंने उठाकर यहाँ आंसर डाला है कि एक्चुअली उन फिलोसफर की क्या सोच थी। तो उनकी यही सोच थी और इसी सोच को लेकर जो वहाँ के मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ थे, मिडिल क्लास की फैमिली थी, वो अब आगे आ रही थी। वो चाहती थी कि उनके अधिकार उन्हें दिए जाएं। तो ये वो फिलोसफर हैं, दोनों फिलोसफर जिन्होंने ये कहा। अब बात आती है नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके बुक से ही मैंने दिया है और ये भी आपको वहीं पेज नंबर 6 और 7 में मिलने वाला है। यहाँ पर मैं बोली नहीं, ये तो आपको पेज नंबर 6 में ही मिलने वाला है। हु रोट 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। सी ये क्वेश्चन है कि ये बुक का नाम है, यहाँ पे जो देख रहे हो ना, दिस इज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये उस बुक का नाम है। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने ऐसे ही 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, हु रोट द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये जो दो गवर्नमेंट के बीच की ट्रीटीज की जो बात है, ये बुक जो है वो किसने लिखा। तो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट रिटन बाय जॉन लॉके, और ये जो है जॉन लॉके के द्वारा लिखा गया है। वंस अगेन, ओ माय गॉड, ये मैंने क्यों यहाँ पर वंस अगेन गवर्नमेंट डाला है, प्लीज़ इसे मैं कट कर रही हूँ। वंस अगेन ये मेरी मिस्टेक है। तो जॉन लॉके ने इसे लिखा है और जॉन लॉके, सॉरी यार, ये मैंने डबल डाल दिया है, जस्ट इतना होता है ना, कई बार टाइप कर रही हूँ और मुझे लगा मैंने तो सही टाइप कर लिया और यहाँ पर कुछ एडेड हो गया। रिटन बाय जॉन लॉके, बस इतना ही रखना है, ठीक है। ये डबल टाइम मुझसे टाइप हो गया और मैं इसे हटा नहीं रही हूँ वीडियो को रोक के, सो दैट कि मैं आपको एज इट इज़ ही दे दूँगी, तो इसे मत राइट डाउन करना। और ये जो मैंने ब्रैकेट में डाला, ये भी आपके जस्ट बुक से लिया है। आप चाहो तो एकदम पेज नंबर 6 के जस्ट नीचे जो आप देखोगे वो यहाँ मिलेगा। अब बात आती है कि ये जो जॉन लॉके ने ये बुक लिखा था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें उन्होंने क्या लिखा था, किस बारे में लिखा था। तो एक्चुअली उन्होंने रिफ्यूज़ किया था डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च। तो उन्होंने राजा और राजा के पावर को एकदम डिनाई किया था। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा कुछ तो होना ही नहीं चाहिए कि सिर्फ राजा ही पावरफुल रहे। दैट मीन राजा के पावर को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। आगे के टॉपिक में यही है कि राजा के पावर को कैसे कंट्रोल किया गया। दैट मीन वो नहीं चाहते थे कि केवल किंग के पास ही वो पावर हो, वो आम जनता को भी वो अधिकार देना चाहते थे। बट वो फिलोसफर थे और फिलोसफर को अधिकार है कि वो अपनी सोच को लिखें। तो फिलोसफर ने तो अपनी सोच लिखी थी और उनकी ये सोच जो है पूरी जो पॉपुलेशन है वहाँ की, स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली थी, उनको बहुत अच्छी लग रही थी। और आगे जो मैंने आपके बुक के उस चैप्टर को नहीं दिया, पेज नंबर 7 पे जो है वहाँ की चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो वहाँ पे ये तक मेंशन है कि इन फिलोसफर की बातों को सुनकर, क्योंकि उनके भीतर मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ थी, पढ़े लिखे लोग थे, उनके भीतर तो बातें चल रही थी कि फ्रांस की जो लोग हैं, जो किंग है या फिर जो नोबल्स हैं और क्लेर्जी हैं, वो उन्हें दबा रहे हैं। तो उनको बिल्कुल भी दबाने न दिए जाने की बात इनके मन में आ रही थी। तो वो बातें कैसे आगे बढ़ी, तो उनकी वजह ये फिलोसफर्स थे। और जो लोग जैसे होता है ना, कहीं मिले, जैसे कॉफ़ी हाउस में मिले, बार्बर के यहाँ पर मिले, तो वहाँ पे वो बातें करते थे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, थर्ड स्टेट के लोगों को भी अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो आपस में डिस्कस करने लगे थे। दैट मीन मिडिल क्लास की फैमिली जो अब तैयार थी कि नहीं, अब जो है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को सारे अधिकार नहीं दिए जाएंगे, हमें भी वो अधिकार चाहिए। तो एक्चुअली इनका बड़ा योगदान था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से मैंने दिया है आपको, हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये है पेज नंबर 7। आप पेज नंबर 7 में चेक कर लो, वहीं पर एकदम टॉप पे आपको ये दिख जाने वाला है। तो ये जो है उन दिनों वहाँ के जो फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यो, उनके द्वारा लिखी गई थी। और इसमें उन्होंने क्या लिखा था, तो ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, लेकिन आप बहुत ज़रूरी है, तीनों ही फिलोसफर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। और आप देख लो, द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है इन्होंने लिखा, और लिखने के बाद इसमें उन्होंने क्या डाला था, क्या ऐसी चीज़ें लिखी थी। तो आप देखो, ही प्रपोज्ड a division of power within the government among the legislative, the executives and the judiciary। और इसे आप डेफिनेटली याद रखोगे। हालांकि मैं ये तो नहीं मान रही कि आपको 1 मार्क्स में एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन मैंने जानबूझकर यहाँ दे दिया क्योंकि आपको ये याद रहे कि इनके इस बुक में क्या लिखी गई थी। और डियर, मैं आपको याद दिला दूँ, ये बुक में उस टाइम पे उन्होंने ये सारी चीज़ लिखी थी। यही चीज़ें अभी हमारी सोसाइटी में है। दैट मीन हमारी जो डेमोक्रेसी चलती है,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चलती है वो इन्हीं तीनों के बेस पर चलती है, यही तीनों ऑर्गन्स हैं जिसके बेस पे चलती है। तो थिंक अबाउट, उस टाइम पे हमारे फिलोसफर जो हैं उन्होंने इतनी बड़ी बात लिख दी थी फ्रेंच की सोसाइटी के दौरान। दैट मीन उन दिनों जो फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, उस चैप्टर की जो बेसिक सी चीज़ थी वो एक्चुअली यहीं शुरू हुई थी, क्योंकि जो वहाँ की मिडिल क्लास की फैमिली थी वो अब इमर्ज हो रही थी, पढ़ लिख कर आगे आ रही थी, और वो नहीं चाहती थी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग उन्हें दबाएं, जो कि क्लेजी एंड नोबल्स थे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कोशिश करूँगी कि वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा ना करूँ, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन है कि वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। सो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि वीडियो का साइज़ मैं बहुत बड़ा ना दूँ। चलो, बाय, हैव अ नाइस डे डियर, टेक केयर।